Brought to you by MDH मसाले। आस्था का सम्मान योगी सरकार की पहचान है और बात जब कांवड़ यात्रा की होती है तो ये सरकार किसी तरह का समझौता नहीं करती। इसकी मिसाल फिर से देखने को मिल रही है। और आपको बताएं कि प्रयागराज में कांवड़ यात्रा के दौरान भोले के भक्तों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, उनकी आस्था की पवित्रता बरकरार रहे, इसे सुनिश्चित करने के लिए कांवड़ मार्गों पर शुद्ध सनातनी पुलिसकर्मियों की तैनाती की तैयारी है। इन पुलिस वालों को इस बात की भी ट्रेनिंग दी गई है कि कांवड़ यात्रा के दौरान उन्हें शिव भक्तों से किस तरह का व्यवहार करना है, उनके साथ कैसे पेश आना है। देखिए ये रिपोर्ट। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। दबी हुई भावनाओं को, दबी हुई आस्था को एक नया सम्मान प्रयागराज में मिल रहा है। सभी को एक बिहेवियरल ट्रेनिंग दी गई है। आस्था की सबसे बड़ी यात्रा शुरू होने वाली है और इस यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराने की जिम्मेदारी जिन पुलिसकर्मियों के कंधों पर होगी, उनके लिए गाइडलाइंस भी आ गई हैं। भोले के भक्तों के साथ विनम्र व्यवहार। शिव भक्तों, आपकी यात्रा मंगलमय हो, कृपया सुरक्षित चलें। हर हर महादेव। शिव भक्तों के प्रति सेवा का भाव। पहले पानी पी लीजिए, आपकी सेवा हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद। हर हर महादेव। हर पल महादेव के भक्तों की मदद के लिए तैयार। बाबा जी, आराम से चलिए, हम आपके साथ हैं। भोलेनाथ आपका भला करें। हर परिस्थिति में भोले के भक्तों की आस्था का सम्मान। एक एक करके दर्शन करें। हर हर महादेव। बोल बम। जय भोलेनाथ। कांवड़ यात्रा के दौरान भोले के भक्तों की सुरक्षा में तैनात हर पुलिसकर्मी के व्यवहार में ये चीजें होनी ही चाहिए। इस बात के स्पष्ट निर्देश हैं। विनम्र व्यवहार, सेवा का भाव, हर पल मदद को तैयार और आस्था का सम्मान। ये चार अहम योग्यताएं कांवड़ मार्ग पर तैनात हर पुलिसकर्मी में होनी चाहिए। हर हर महादेव। लेकिन प्रयागराज में कांवड़ मार्ग पर तैनात पुलिसकर्मियों में दो और खास बातें होंगी, जिसके लिए निर्देश जारी हो चुका है। इन दो खास बातों में पहली है, कांवड़ मार्ग पर तैनात पुलिसकर्मी शाकाहारी होंगे और दूसरी खास बात यह कि कांवड़ मार्ग पर वो पुलिसकर्मी तैनात होंगे जो शराब नहीं पीते होंगे। यानी कांवड़ मार्ग पर वही पुलिसकर्मी तैनात होगा जो शुद्ध सनातनी होगा। इन शुद्ध सनातनी पुलिस वालों की तैनाती प्रयागराज के 42 से 43 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग पर होगी, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सावन में तमाम जो कांवड़िए हैं वो भोलेनाथ को अभिषेक के लिए संगम से जल लेकर के काशी विश्वनाथ जाते हैं। इस मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो भी इंस्टॉल किए गए हैं, यानी सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो ज़रूरी तैयारियां हैं, तमाम जो इंतजामात हैं वो कांवड़ मार्ग पर नजर आएंगे। यहाँ तक कि जो पुलिसकर्मी कांवड़ियों की सुरक्षा में तैनात रहेंगे, उनको लेकर के भी खास जो दिशा निर्देश है वो जारी कर दिए गए हैं। उनके आचरण व्यवहार से लेकर उन्हें एक तरीके से मांस और मदिरा से दूर रहने के भी नसीहत दिए गए हैं। सीएम योगी के निर्देशों के मुताबिक कांवड़ यात्रा के दौरान संगम नगरी के शिवालय और कांवड़ मार्गों पर इस बार सुरक्षा बेहद कड़ी रहने वाली है। शिवालयों के साथ ही कांवड़ मार्गों पर जो पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले होंगे। उनका आचरण और व्यवहार पूरी तरह से आध्यात्मिक और मित्रवत होगा। इतना ही नहीं, भोले के भक्तों की सुरक्षा में तैनात रहने वाले पुलिसकर्मी पूरी तरह से शाकाहारी और शराब से दूर रहने वाले होंगे। इसमें जैसा कि बहुत अधिक मूवमेंट होता है और अलग अलग जगह से लोग आते हैं, उनको एक सेफ पैसेज हो और उनको कहीं कोई समस्या का सामना करना पड़े तो उसके लिए पुलिस उनको प्रॉपर उनकी हेल्प कर सके, तो उसके लिए सभी को एक बिहेवियरल ट्रेनिंग दी गई है। जैसा कि निर्देश हुआ था मुख्यालय का, उसी के दृष्टिगत इनको सभी को जो भी डिप्लॉयड फोर्स है उनको ट्रेनिंग एक व्यवहारिक दी गई है, ताकि सभी को वो रेस्पॉन्ड कर सके क्वेरीज को, और कोई अगर कोई बात होती है तो उसको संवेदनशील तरीके से वो उसको हैंडल कर सके। योगी सरकार की ओर से कांवड़ मार्ग पर शाकाहारी पुलिस वालों की तैनाती की पहल से साधु संत सनातनी सब बेहद खुश हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा फैसला किया है, हम उनको धन्यवाद देते हैं। बहुत ही सुंदर फैसला आया है, स्वागत योग्य है। सीएम योगी का साफ कहना है कि भोले के भक्तों की आस्था का हर हाल में सम्मान होना चाहिए
कांवड़ मार्ग पर शुद्ध सनातनी पुलिस की तैनाती को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा के लिए और उनकी भक्ति को साकार करने के लिए हर प्रकार का सहयोग कर रही है। यही तो डबल इंजन सरकार है जो आस्था का सम्मान कर रही है। प्रयागराज जिले की सीमा के भीतर मुख्य कांवड़ मार्ग में झूसी से लेकर हनुमानगंज, हंडिया और बरौत तक का इलाका शामिल है। इस मार्ग पर लगभग 400 पुलिस वालों की तैनाती होनी है और ये सभी पुलिसकर्मी शुद्ध सनातनी होने वाले हैं। गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर हर मोर्चे पर तैयारियां पूरी कर ली हैं। एक तरफ जहां कांवड़ रूट पर शुद्ध शाकाहारी पुलिस फोर्स की तैनाती होगी, तो वहीं दूसरी तरफ 24x7 कांवड़ मार्ग पर कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए निगरानी रखी जाएगी। कांवड़ रूट पर मीट की दुकानों को बंद रखने का भी सख्त निर्देश है। साथ ही योगी ने शराब की दुकानों के लिए भी एक बार फिर से पर्दा मॉडल लॉन्च कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि सावन में कांवड़ियों की शुद्धता बनाए रखने के लिए शराब की दुकानों को पर्दे से ढका जाएगा। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH कांवड़ यात्रा धूमधाम से निकालेंगे। कांवड़ यात्रा कोई रोकेगा तो फिर कायदे से उसका इलाज भी करेंगे। कोई माए के लाल की हिम्मत नहीं कांवड़ यात्रा को उत्तर प्रदेश के अंदर अब रोक सके। पर्दा ढका है, कहीं नीला, कहीं सफेद, कहीं गुलाबी, कहीं लाल पीला। तस्वीरें उत्तर प्रदेश की हैं जहां पर्दे लगे हैं। ये कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानें, वो दुकानें जहां नशा बेचा जाता है, वो शराब की दुकानें जो भोले के भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचा सकती है, उनकी शुद्धता को भंग कर सकती है। ऐसी नौबत ना आए, इसीलिए योगी ने सावन की शुरुआत होने से पहले ही प्रदेश के अलग अलग जिलों में पर्दा मॉडल फिर से लॉन्च कर दिया है। मुजफ्फरनगर में शराब की दुकानों को पर्दे से ढका जा चुका है। गाजियाबाद में शराब की दुकानों को पर्दे से ढकने की पूरी तैयारी हो चुकी है। यानी सावन में कांवड़ रूट पर नशे की मुंह दिखाई योगी किसी हाल में नहीं होने देंगे। दिखा सकते हैं कि किस तरीके से शराब के ठेके को पर्दे से ढका गया है और ये वही कांवड़ मार्ग है, यहीं से करोड़ों कांवड़िया होकर गुजरेंगे। कांवड़ियों की सुरक्षा और शुद्धता से किसी कॉम्प्रोमाइज के मूड में योगी नहीं है। इसीलिए मुजफ्फरनगर में 113 शराब की दुकानें पर्दे से ढकी जा चुकी है और प्रशासन कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सावन के महीने में और पवित्र कांवड़िया हमारे चलते हैं, इसके लिए शराब की दुकान, मीट की दुकान पर जो कार्रवाई होती है वो सुनिश्चित की जा रही है, ढके जा रहे हैं। बाकी आवश्यक जो कार्रवाइयां होती है वो भी सुनिश्चित की जा रही है। ये कोई पहली बार नहीं है जब सीएम योगी ने कांवड़ रूट पर पर्दा मॉडल लॉन्च किया है। पहले भी वो ये फैसला लेते आए हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके समर्थन में दुकान मालिक भी है। किसी को देखो कोई परेशानी दिक्कत ना होए, जब उसको अभी तो थोड़ा काम है लेकिन उसको पूरा ही कवर कर देंगे। थोड़े एक जैसे निकलने होंगे ना, थोड़ा सा बोला। मुजफ्फरनगर की तरह गाजियाबाद के मेरठ रोड पर भी शराब की दुकानों को पर्दे से ढकने की तैयारी शुरू की गई है। पर्दा लगाने के बाद से दुकानें भी कांवड़ मार्ग पर दिखेंगी नहीं, बल्कि इनकी जगह यहाँ पर्दा दिखाई देगा। और ये किसी एक आधा दुकान पर नहीं लगेगा, बल्कि मेरठ रूट पर 170 शराब दुकानें पड़ती हैं जिन्हें योगी प्रशासन की तरफ से पर्दे से ढके जाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। मेरी मौजूदगी गाजियाबाद के मेरठ रोड पर है, जो कि रूट है कांवड़ियों का। रास्ते में पड़ने वाली 170 शराब की दुकानों के आगे पर्दे लगाने का ऐलान प्रशासन द्वारा किया गया है। इस काम को खुद शराब दुकान मालिक करेंगे और यह पर्दा कांवड़ यात्रा के आखिर दिन तक लगा रहेगा। यानी 30 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक 13 दिनों के लिए शराब की दुकानें पर्दे में रहेंगी। पर्दे लगाए जाएंगे बाकायदा, यहाँ पे पूरा कवर किया जाता है, जो पब्लिक को ज़्यादा इससे डिस्टर्ब ना हो, दिक्कत ना हो। सरकार के आदेश हैं, पर्दे लगेंगे, करना मुझे ही है। पर्दे आ चुके हैं, लड़का आएगा पर्दे लगा के जाएगा। योगी प्रशासन ने फैसला न सिर्फ शराब दुकानें ढकने का लिया है, बल्कि आबकारी विभाग को सख्त सर्विलांस के भी निर्देश दिए गए हैं। जो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के तमाम जो टीमें हैं उनका गठन करके उनको निगरानी में रखा जाएगा कि वो खाने की गुणवत्ता को जगह जगह पर देखते रहें। गाजियाबाद में आबकारी विभाग ने निर्देशों का पालन करते हुए 6 टीमें बनाई हैं जो सावन में एक्टिव रहेंगी।
सभी उस रूट मार्ग पर जो प्रमुख मार्ग हैं उसमें 170 दुकानों को हम अच्छी तरह से कवर्ड करेंगे। मुजफ्फरनगर से लेकर गाजियाबाद और यूपी के हर जिले में योगी प्रशासन का सेम रूल फॉलो होगा, जहां से कांवड़िए गुजरेंगे। कांवड़ रूट पर शराब की दुकानों पर पर्दा मॉडल लॉन्च हो चुका है। साफ है, जो नहीं मानेगा वो नपेगा। जो आबकारी विभाग है उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि उनकी टीमें गठन की जाए और साथ ही साथ वो इस चीज़ पर यहाँ पर नज़र रखें कि ऐसी कोई भी दुकान कांवड़ियों के रास्ते में ना आए जिसके आगे जो पर्दे हैं वो ना लगाए हो, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद से अपने कैमरा सहयोगी रितेश के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, जी मीडिया। यूपी में योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुटे हैं, तो दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता, दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश, कांवड़ यात्रियों की पवित्रता से खिलवाड़ भारी पड़ेगा। और अब तो रेखा गुप्ता ने कांवड़ शिविरों को हाईटेक बनाने के लिए फंड भी बढ़ा दिया है। लेकिन मौलाना को कांवड़ शिविरों का फंड बढ़ाना रास नहीं आ रहा है। अब मौलाना अपनी छाती पीट रहे हैं, वक्फ वक्फ चिल्ला रहे हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सरकार ने कांवड़ यात्रियों के लिए जो कैंप लगते हैं उनकी आर्थिक मदद को बढ़ाया है। रेखा गुप्ता सरकार से मेरी प्रार्थना है, दरखास्त है कि माइनॉरिटी कमीशन और दिल्ली वक्फ बोर्ड की भी जो आर्थिक मदद है उसमें वृद्धि की जाए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कांवड़ शिविरों के फंड को बढ़ाया तो मौलाना को ये बात पसंद नहीं आई। तुरंत कैमरे पर आकर भड़काने लगे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी अब योगी आदित्यनाथ के मॉडल पर चल पड़ी है। शिव भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सावन में लगने वाले कांवड़ शिविरों को बहुत बड़ी राहत दी है। कांवड़ शिविरों को दिए जाने वाले फंड को रेखा गुप्ता की सरकार ने बढ़ा दिया है। 6 से 12 दिनों तक लगने वाले कांवड़ शिविरों की अनुदान राशि बढ़ाकर 11 लाख से 15 लाख कर दिए। 15,000 से 20,000 वर्ग फीट वाले शिविरों को मिलने वाले फंड को 7 लाख से बढ़ाकर 9 लाख कर दिया गया है। कांवड़ शिविर लगाने वालों के लिए तमाम सुविधाओं का इंतजाम किया जा रहा है। उनके जो है फंड्स को बढ़ा दिया गया है, उनके लिए तमाम सुविधाओं को बढ़ा दिया गया है, जिससे जो पूरी पूजा है, जो पूरा कांवड़ जो यात्री आएंगे अच्छे से पूरा भव्य रूप से बनाया जा सके और जगह जगह उनके स्वागत के लिए द्वार बनाए जाएंगे। छोटे कांवड़ शिविरों या बड़े, सबकी अनुदान राशि में इजाफा कर दिया गया है। साथ ही साथ अब कांवड़ शिविरों को 50% सरकारी सहायता एडवांस मिल जाएगी। सनातन के लिए रेखा सरकार ने कदम क्या उठाया, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी के पेट में दर्द उठ गया। दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रियों के लिए जो कैंप लगते हैं उनकी आर्थिक मदद को बढ़ाया है। बहुत अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड जो सरकार के अधीन चलता है, उस दिल्ली वक्फ बोर्ड में बहुत ज़माने से ग्रांट अटकी हुई है। रेखा गुप्ता सरकार से मेरी प्रार्थना है, दरखास्त है कि माइनॉरिटी कमीशन और दिल्ली वक्फ बोर्ड की भी जो आर्थिक मदद है उसमें वृद्धि की जाए। मौलाना को वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन, इमामों की सैलरी, मुअज्जिनों के पेंशन की याद आ गई। रेखा सरकार पर सवाल उठाने लगे। लेकिन 2024 से पहले वक्फ बोर्ड के फंड की बंदरबाट को मौलाना साहब भूल गए। 2016 से 2021 के बीच वक्फ बोर्ड में अवैध नियुक्तियां कर फंड लूटा गया। इससे पहले की सरकारों में दिल्ली में इमामों को वेतन दिया जाता था, लेकिन पुजारियों को दरकिनार किया गया। तब कट्टरपंथी चुप थे। वक्फ बोर्ड को करोड़ों रुपए का फंड दिया जाता था, लेकिन हिंदू संस्थाओं को दरकिनार किया गया था। तब मौलाना साहब ने कुछ नहीं बोला था। कांवड़ शिविर के फंड के नाम पर मौलाना अब मुस्लिमों को भड़काने पर उतर आए हैं। लेकिन क्या भाईजान मौलाना की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? सुनिए। कांवड़ यात्री हरिद्वार से सैकड़ों किलोमीटर चलकर आते हैं। उनके भोजन, सेवा और इलाज की जरूरत पड़ती है। दिल्ली के ही नहीं, हरियाणा और राजस्थान के कांवड़ यात्री आते हैं। हर साल कांवड़ियों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए दिल्ली सरकार ने कांवड़ शिविरों की सहायता राशि बढ़ाई है। लेकिन कुछ नफरती मौलाना इसमें हिंदू मुसलमान करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कहते ना, रस्सी टूट गई लेकिन बल नहीं गया। वक्फ बोर्ड के लिए कुछ ऐसा ही है। सरकार ने वक्फ बोर्ड की मनमानी को रोकने के लिए पिछले साल वक्फ कानून में बदलाव को लागू किया था। जोधपुर में वक्फ बोर्ड ने ऐतिहासिक धरोहरों से लेकर मंदिरों और शिक्षण संस्थानों पर वक्फ बोर्ड की तरफ से दावा पेश कर दिया है। तो इससे वक्फ बोर्ड सोया हुआ था क्या? उस समय ही कर देते। आज वक्फ बोर्ड को कैसे याद आ गई कि ये संस्था हमारी है? जहां रुमाल रख दिया उसे अपना घोषित कर दिया, जहां नजर पड़ी उस जगह को अपना बता दिया।
वक्फ बोर्ड अभी तक यही तो करता आया है। एक बार फिर वक्फ बोर्ड ने इसी तरह का दावा किया। इस बार राजस्थान के जोधपुर में मौजूद प्रसिद्ध गीता भवन मंदिर, विश्व प्रसिद्ध तूरजी का झालरा, सुप्रीम कोर्ट के जज का मकान, राजस्थान हाई कोर्ट के जज का घर, यहां तक कि शिक्षण संस्थानों पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका है। यानी गीता भवन मंदिर से लेकर ऐतिहासिक बावड़ी तक वक्फ दृष्टि पड़ गई है, जिससे गीता भवन मंदिर से लेकर शिक्षा संस्थानों के लोगों में गुस्सा फूट गया। वक्फ बोर्ड का इतनी हिम्मत हो जाए कि वो मंदिर जैसी जगह को अपनी जमीन घोषित कर दे। कल तो वक्फ बोर्ड पूरा जोधपुर भी कर रहे, पूरा जोधपुर ही उनको ही ले लेना चाहिए वक्फ बोर्ड का। जोधपुर में वक्फ संपत्तियों की सूची को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि शहर के गीता भवन, एक स्कूल, शाह गोवर्धन सिंह कॉलेज, 2 जजों के सरकारी बंगले, 4 मंदिर, तूरजी का झालरा समेत कई सार्वजनिक और निजी संपत्तियां वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज हैं। इतिहासकारों के मुताबिक सबसे हैरानी की बात तो ये है कि तूरजी के झालरे का निर्माण अभय सिंह महाराज की पत्नी जसकंवर तंवर ने करवाया। 1740 में जब यह बावड़ी बनाई गई थी, तब न तो भारत की सरकार थी, न ही वक्फ बोर्ड का अस्तित्व। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि झालरा कैसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो सकता है। आरोप है कुछ समय पहले ही यहाँ अवैध मजार बना ली गई, जिसका विरोध भी हुआ था। के झालरे के ऊपर किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं था, एकदम पूरा जो है वो नीट एंड क्लीन था। और कुछ वर्षों पहले ही हमें ऐसा लगता है कि वहाँ किसी के द्वारा जो है वो एक मजार का निर्माण करवाया गया, और वो क्यों और कैसे करवाया गया ये प्रशासन को देखने की जरूरत है। अगर आप अधिक गहराई में जाओगे, रिकॉर्ड जब देखोगे, तो ऐसा पुराना कोई दस्तावेज नहीं था। इसी तरह गीता भवन का प्रबंधन वक्फ बोर्ड के दावे को सरासर झूठा ठहरा रहा है। गीता भवन जैसी पवित्र जगह को अगर वक्फ बोर्ड अपने नाम से कर लेता है तो इससे बड़ी कोई गवर्नमेंट की कमजोरी नहीं है। हम गीता भवन के सब कागज हैं कि वक्फ बोर्ड में गया कैसे, ये जा ही नहीं सकता, और ये उनकी मिलीभगत है, कुछ नहीं है। हमारे पास सब कागज है, ऐसा कुछ नहीं है, ये फर्जीवाड़े में हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला जोधपुर ग्राम के खसरा संख्या 482, 485 और 490 से जुड़ा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि इन खसरों से संबंधित कई संपत्तियां उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज दिखाई गई है। हालांकि राजस्व रिकॉर्ड में ये जमीन नगर निगम के नाम दर्ज बताई जा रही है। ऐसे में इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वक्फ मंत्रालय, इन सभी को नोटिस जारी किया है। गीता भवन का भी हवाला है कि भाई आपकी यहाँ से लेके गीता भवन तक आपकी स्कूल अलॉट की जाती है, उसके हमारे पास में लेटर है निगम ये म्यूनसिपलिटी का। तो ये तो सरप्राइजिंग बात है। कल तो वक्फ बोर्ड पूरा जोधपुर भी कर रहे हैं, पूरा जोधपुर ही उनको ही ले लेना चाहिए वक्फ बोर्ड का। आज इतने सालों से हम जमे हुए हैं शिक्षा में क्षेत्र में, और ये तो बालिका विद्यालय है, तो ये कैसे समझ नहीं पड़ रही है, क्या कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग। अब नगर निगम वक्फ के दावों की जांच करवा रहा है। ये सारा खेल वक्फ बोर्ड के खसरा नंबर के चक्कर में खड़ा हुआ है, जिसका आज के समय में कोई आधार ही नहीं है। जो राजस्थान राजपत्र 1965 जो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रकाशित किया, उसके अंदर जो भी वक्त प्रॉपर्टियां हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमने उसको अपलोड किया। मंदिर और हिंदुओं के पवित्र स्थल के खिलाफ वक्फ बोर्ड की चालबाजियों के कारण ही केंद्र सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन किया था, लेकिन संशोधन के बावजूद वक्फ अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पेपर लीक को लेकर सीजेपी के आंदोलन के बाद नकल माफिया पर लगाम लगाने और पेपर लीक गैंग के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में पेश किया गया, जिस लोकसभा में चर्चा हो रही है। विपक्ष के हमले पर सरकार कैसे पलटवार कर रही है, देखिए संसद मंथन में अब तक क्या निकला। सरकार की नीति बड़ी ईमानदार है और ये संशोधन भी एक बड़े ईमानदाराना प्रयास के तहत लाया जा रहा है, और मुझे विश्वास है कि किसी भी दल के नेता को या किसी भी पार्टी के किसी भी माननीय सदस्य को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि आपत्ति हुई तो देश की जनता को उनसे आपत्ति होगी। ये बिल इसलिए आया है
कि गृह मंत्री के द्वारा भेजी हुई पुलिस लोगों के हौसले को कुचल नहीं पाई, इसीलिए ये बिल आया है। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है। इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार आपके साथ ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए, निर्णय लिए कि जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। 8 महीने बचे हैं, यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगले साल फरवरी मार्च में चुनाव हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ कई मंचों से यह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि यूपी में 2027 में फिर से सरकार लौटेगी, लेकिन यह होगा कैसे? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए योगी की टीम यूपी की सभी 403 सीटों पर एक ऐसा सर्वे करवाने जा रही है जो तय करेगा 2027 में योगी की तीसरी विजय का रास्ता। क्या विधायक जनता के बीच रहते हैं, जनता की बातें सुनते हैं? बीते 4.5 साल में विधायक ने कितने विकास कार्य कराए हैं? यदि मौजूदा विधायक को फिर से टिकट दिया जाए तो क्या वो जीत सकते हैं? यदि चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो विकल्प कौन होना चाहिए? कुछ ऐसे ही सवाल यूपी की सभी 403 विधानसभा सीट के वोटरों के सामने अगले कुछ दिनों में आने वाले हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ 2027 के समय को उत्तम बनाने के लिए कुछ बड़ी तैयारी कर रहे हैं। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। टीम योगी ने तय किया है कि यूपी में सिर्फ उन्हीं विधायकों को 2027 में टिकट मिलेगा जो जनता के सर्वे की अग्नि परीक्षा में खरा उतरेगा। यूपी बीजेपी अपने विधायकों का सर्वे करवाने जा रही है। यूपी में बीजेपी के 258 विधायक हैं, लेकिन ये सर्वे सभी 403 सीटों पर होगा। एनडीए के सहयोगी दलों की सीटों पर भी सर्वे होगा। सर्वे के आधार पर जिताऊ उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा जाएगा। हारी हुई सीटों को लेकर भी अलग से सर्वे का प्लान तैयार किया गया है। इसके साथ साथ मुस्लिम बाहुल इलाकों की सीटों का भी विशेष लाभार्थी सर्वे प्लान तैयार किया गया है, जिसके आधार पर बीजेपी 2027 का अपना पूरा रोड मैप तैयार करेगी। सर्वे के लिए बीजेपी किसी एजेंसी की मदद लेगी, वहीं एजेंसी सभी 403 सीटों पर मदद करेगी। सर्वे टीम आम जनता से बात तो करेगी, साथ ही साथ दुकानदारों और छोटे छोटे सामाजिक संगठनों, वकीलों, डॉक्टर्स, शिक्षक, युवा और महिलाओं से भी बात करेगी। सर्वेयर जिले में बीजेपी के छोटे पदाधिकारियों और आरएसएस के लोगों से भी संपर्क करेंगे। 5 साल सफलतापूर्वक चलाने के बाद भी फिर से थंबिंग मेजोरिटी के साथ आए हैं और 27 में फिर से आएंगे। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले बीजेपी ने चुनावी सर्वे करवाया था। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही बीजेपी ने 403 में से 165 सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया था और 120 से अधिक विधायकों के टिकट काट दिए गए थे। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा वाली 61 सीटें हैं। इन 61 सीटों पर पिछले 3 चुनाव में 2012, 2017 और 2022 में लगातार पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी इन 61 सीटों से जातीय समीकरण और बूथ स्तर का फीडबैक सर्वे करवाएगी ताकि 2027 में हारी वाली बाजी पलटी जा सके। अब 8 महीने से कम का वक्त बचा है। टीम योगी ने पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक चुनाव की फुल प्रूफ तैयारी शुरू कर दी है। 403 सीटों पर सर्वे से सबसे ज्यादा डर उन्हीं विधायकों को होगा जिनका जनता से संवाद सबसे कम है, जिनकी परफॉर्मेंस सबसे लो है। विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। brought to you by MDH मसाले।